नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार कोशिश कर रहा है अच्छी और सच्ची पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की। हम चाहते हैं कि इस कोशिश में आप भी शामिल हों और इसके लिए आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी मर्जी के हिसाब से भुगतान करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। सोनिया ने मोदी को दी मनरेगा पर नसीहत तो बीजेपी तिलमिलाई। उत्तर प्रदेश में मंदिर में पूजा करने पर दलित लड़के को गोली मारी। दिल्ली में केवल दिल्ली वालों के इलाज के फैसले पर विपक्ष नाराज। सीमा वार्ता पर बोला चीन, मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के दमन के खिलाफ सैकड़ों पत्रकारों का जल सत्याग्रह। और अब बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनरेगा के बहाने नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है और उसे नसीहतें भी दी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को याद दिलाया कि वो जिस मनरेगा के खिलाफ थे, धीरे धीरे जिसके पैसे में कटौती करते रहे, संकट के समय वही गरीबों तक पहुंचने का सबसे कारगर हथियार बनकर उभरा है। उन्होंने सलाह देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मनरेगा को और मजबूत करें और इसमें ये न सोचें कि ये मामला कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी का है। सोनिया गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में अपने एक लेख में विस्तार से बताया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम व्यवस्था में बुनियादी बदलाव का औजार है और ये तर्कसंगत भी है। इसके माध्यम से समाज के सबसे ज़्यादा गरीब लोगों के हाथ में सत्ता दी गई है और इसके ज़रिए उनकी जेब में पैसे दिए गए हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है। सोनिया गांधी ने कहा कि किस तरह सरकार ने इस योजना को कमज़ोर और बदनाम करने की कोशिश की है, ये सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनरेगा का मजाक उड़ाया, इसे कांग्रेस की नाकामियों का जीता जागता सबूत बताकर इस पर हमला किया और इसे कमज़ोर करने की कोशिशें की। सोनिया गांधी के इस लेख से बीजेपी बुरी तरह से तिलमिला गई है। पार्टी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि बीजेपी ने मनरेगा से भ्रष्टाचार दूर करके उसको अपनाया है और उसका लाभ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो साफ है कि 6 साल पहले 2015 में बल्कि प्रधानमंत्री ने संसद में अति आत्मविश्वास से भरकर एक स्टेटमेंट दिया था कि ये यूपीए सरकार के मॉन्यूमेंटल फेलियर का स्मारक है, मॉन्यूमेंटल फेलियर का स्मारक है और हम इसको बनाए रखेंगे ये बताने के लिए कि ये यूपीए की गलतियों का स्मारक है। लेकिन आज वो गलतियाँ, वो औजार, वो योजना आज उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत महसूस हो रही है। हर अर्थशास्त्री कह रहा है कि इसका इस्तेमाल कीजिए, सरकार खुद भी इस्तेमाल कर रही है। उसने इसका बजट 40,000 करोड़ रुपए और बढ़ा दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई विकल्प बीजेपी सरकार के पास है नहीं, मोदी जी के पास इसका कोई विकल्प नहीं है। 6 सालों में वो कोई विकल्प दे नहीं पाए। किसी की दूसरों की नीतियों का मजाक उड़ाना अलग बात है, लेकिन उनका विकल्प देना वो बड़ी चुनौती होती है और उसमें ये सरकार फेल रही है। अगर मनरेगा से बेहतर योजना ये सरकार दे पाती तो आज सोनिया गांधी को ये हिम्मत ना होती कि वो सरकार को नसीहतें दें, उनको उसकी बड़बोलेपन की याद दिलाएं। तो ये जाहिर है कि ये सोनिया गांधी के लिए एक ऐसा मोमेंट है जब वो सरकार को इसकी याद दिला सकती थी। और बीजेपी को ये कबूल करना चाहिए कि ये योजना है, कारगर योजना है और उसने गलती की थी उस समय इसकी बुराई करके, इसको कांग्रेस की नाकामियां बताकर। बहरहाल अब कायदे से होना ये चाहिए कि इस योजना को और बेहतर ढंग से और इवॉल्व करे, इसको बेहतर बनाने की कोशिश करी है सरकार। पंचायत स्तर पर अधिकारों के ज़रिए पंचायतों को ये अधिकार दिया जाए कि वो अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वहाँ इसको लागू करें।
इसमें जो कार्य दिवस अभी तक हैं 100 दिन, उसको बढ़ाकर 200 दिन किए जाने चाहिए। मजदूरी भी बढ़ाई जानी चाहिए। इससे पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा और पूरी अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलेगा, क्योंकि जब लोगों के हाथ में पैसे जाएंगे तो वो खर्च करेंगे और उससे डिमांड पैदा होगी। तो ये एक बहुत सही मौका है जब मनरेगा को लेकर ये सरकार फिर से चिंतन करे, अपने नज़रिए को दुरुस्त करे और इस योजना में अगर खामियां हैं तो उनको भी ठीक करे। और अब अगली खबर का रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे फिर से एक बार गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें जो लिंक दी गई है उसको क्लिक कीजिए और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भुगतान कीजिए। अगली खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले के दोमखेड़ा गांव में एक दलित लड़के को कथित तौर पर मंदिर में पूजा करने को लेकर गोली मार दी गई। लड़के के पिता ओम प्रकाश का कहना है कि विकास कुमार जाटव को 4 सवर्ण लोगों ने इस बात पर घर में आकर गोली मार दी कि विकास ने उसके मना करने के बावजूद शिव मंदिर में पूजा कर ली थी। ओम प्रकाश का कहना है कि शनिवार रात को होरम चौहान और उसके 3 साथी घर पर आए और उसको घसीटकर बाहर ले गए, जिसके बाद उनमें से एक ने रिवॉल्वर से गोली मार दी और फिर भाग गए। स्थानीय पुलिस स्टेशन इंचार्ज नीरज कुमार का कहना है कि मामला छुआछूत और मंदिर में घुसने का नहीं लगता है और ऐसा मालूम चल रहा है कि लड़कों में खेल के दौरान लड़ाई हो गई, जिसके बाद 18 वर्षीय होरम चौहान घर वापस नहीं आया और सीधे विकास के घर जाकर उसको गोली मार दी। पुलिस का कहना है कि अभी जांच जारी है। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि कोरोना महामारी के समय भी दलितों पर अत्याचार कम नहीं हुए हैं। ख़ासतौर पर यूपी में अत्याचारों में पिछले जब से ये सरकार आई है उसमें बढ़ोतरी हुई है और दलितों पर 2 तरफा मार पड़ रही है। एक तरफ तो दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ ज़्यादातर मजदूर हैं दलित और उनको काम भी नहीं मिल रहा, उनको दूसरे तरह की भेदभाव भी उनसे किए जा रहे हैं। तो ये साफ तौर पर दलितों के साथ भेदभाव का मामला है। पुलिस इसको दबाने छिपाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा नहीं वैसा था, लेकिन स्पष्ट तौर पर जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो पुलिस, जिसमें आम तौर पर यह देखा गया कि सवर्ण तबके के लोग होते हैं और चूंकि सरकार भी सवर्णवादी सरकार है मोटे तौर पर, इसलिए उसके साथ मिलकर इस तरह के मामलों को दबाने की, इनको छोटा बताने की एक कोशिश चलती रहती है। इस केस में भी यही हो रहा है। इसका नोटिस लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और विपक्ष को इस मामले को इस तरह से जाने नहीं देना चाहिए। इस पर पूरे जोर लगाकर दबाव बनाना चाहिए। ये जो अपराधी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो। इनकी गिरफ्तारी 4 लोगों की हुई है, पता नहीं ये 4 वही लोग हैं या दूसरे लोग हैं। तो इसमें और ये जो धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर भाजपा ये कहती है कि सारे हिंदू एक हैं, लेकिन जब मंदिर में जाने की बात होती है तो उनके साथ भेदभाव होते हैं, पूजा करने की बात होती है तो भेदभाव होते हैं। ये सारी चीज़ें एक बार फिर से उघड़कर सामने आ गई हैं योगी सरकार में। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भी खबरें आप देख रहे हैं उनके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराते चलें। इनको मैं खुद देखता हूं, अपनी प्रतिक्रियाएं भी देता हूं। उम्मीद है कि आप ये कर रहे होंगे साथ ही साथ। आगे बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल के इस फैसले की तीखी आलोचना हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली के अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों का इलाज करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि सोमवार से दिल्ली की सीमाएं खोली जा रही हैं। ये सीमाएं 1 हफ्ते पहले सील कर दी गई थी, क्योंकि सरकार को लगा था कि अगर सीमा खुली रही तो देश भर से मरीज़ दिल्ली आएंगे और वो दिल्ली के अस्पतालों में भर गए तो क्या कोरोना का इलाज कर रहे ये अस्पताल इस दबाव को बर्दाश्त कर पाएंगे। केजरीवाल ने बताया कि महामारी फैलने से पहले तक किसी भी वक्त में दिल्ली के अस्पतालों में 60 से 70% मरीज़ दूसरे राज्यों के होते थे, लेकिन इस वक्त दिल्ली खुद बहुत बड़ी समस्या में है। दिल्ली में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिससे निपटने के लिए सरकार बिस्तरों का इंतज़ाम कर रही है। ऐसी स्थिति में दिल्ली के अस्पतालों को अगर पूरे देश के लिए खोल दिया गया तो दिल्ली के लोगों को कोरोना हुआ तो वे कहाँ जाएंगे। विरोधी दलों ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने केजरीवाल से सवाल किया, चुनाव से पहले इंसान से इंसान का हो भाईचारा कहने वाले मुख्यमंत्री ने सारी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। लाखों लोग दूसरे राज्य में रोजगार के लिए जाते हैं, दिल्ली में भी हैं। इनमें से किसी को संक्रमण हुआ तो वो कहाँ जाएंगे। केजरीवाल जी, उसको अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष
कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि केजरीवाल सरकार को ये बताना होगा कि बाहरी व्यक्ति है कौन। उन्होंने कहा आखिर तो प्रवासी जिन्होंने इस शहर को चुना, जो यहाँ मजदूरी करते थे, जिनके पास अपने गांव की आईडी है, जो इस आपदा में यहीं बसे हुए हैं, अगर वो संक्रमित हुए तो कहाँ जाएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस पर आपत्ति जताई है और केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है। केजरीवाल को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। ये जो प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, स्थानीयतावाद है, ये उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत वाला है, परेशानियां खड़ा करने वाला है, जो बाहर से आकर वहाँ काम करते हैं, रहते हैं, आखिरकार उसी शहर को अपनी सेवाएं देते हैं, वहाँ मेहनत करते हैं और उसको बनाने में अपना योगदान देते हैं, अपना पसीना बहाते हैं। उनके साथ इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब ये पूरा देश एक यूनिट है। हम बार बार वन इंडिया की बात करते हैं और यहाँ इंडिया के अंदर अगर ये छोटे छोटे राज्य अपने को इंडिया अलग से कहलाने लगे तो बहुत बड़ी दिक्कतें होंगी। फिर बहुत सारी और समस्याएं भी खड़ी होने लगेंगी, टकराव, भेदभाव वगैरह वगैरह। तो ये बहुत अच्छा फैसला नहीं कहा जा सकता। केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार के सामने जो चुनौतियाँ हैं उसको समझना चाहिए और उसका सहयोग करना चाहिए और दूसरे रास्ते निकालने चाहिए कि कैसे दिल्ली वालों को भी इलाज मिले और जो यहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ रहकर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी रास्ते बंद ना हो इलाज के। अगली खबर लेते हैं। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कहा जा रहा है कि चीन का रुख कुछ नरम हुआ है। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि दोनों देशों की सेनाएं इस निर्णय पर पहुंची हैं कि मतभेदों को बढ़ने नहीं देना है। शनिवार को दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच बैठक के बाद भारत ने भी कहा था कि दोनों पक्ष इस बात पर रजामंद हुए हैं कि सीमा के इलाकों पर शांति और स्थिरता कायम रखने के लिए सैन्य और राजनीतिक स्तर पर बातचीत जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि चीन ने सीमा पर हलचलें तेज़ कर दी हैं। जानकारी के अनुसार चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के आसपास भारत से जुड़े बॉर्डर के पास हेलीकॉप्टरों की हलचलें बढ़ाई हैं। इसके अलावा चीनी सेना PLA के लड़ाकू एयरक्राफ्ट भी ईस्टर्न लद्दाख के पास LAC उड़ान भरते हुए देखे गए हैं, जिसके बाद लोगों का कहना है कि चीन पर कितना भरोसा किया जाए, इस पर विचार करना चाहिए। तो दोनों चीज़ें हैं। अपनी तरफ से कोई लापरवाही सरकार को नहीं बरतनी चाहिए, भारत को नहीं बरतनी चाहिए। उसे अपनी तैयारियां आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन इस ढंग से कि सीमा पर तनाव ना बढ़े, उसे बार बार नज़र रखनी चाहिए। सैन्य अधिकारियों से बातचीत लगातार हो रही है, मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर, दोनों स्तरों पर बातचीत हो रही है। और जहाँ भी इस तरह के शक शुबहे पैदा होते हैं उनको आमने सामने रखकर बातचीत करके उन्हें दूर किया जाना चाहिए। चीन भी इस समय युद्ध नहीं चाहेगा, चीन भी टकराव नहीं चाहेगा। वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है भारत पर, ताकि भारत अमेरिका परिस्थ रवैया ना अपनाए, अमेरिका के मोहरे की तरह इस्तेमाल ना हो। और ऐसे में बेहतर तो भारत के लिए भी होगा कि वो विश्वास को बढ़ाने वाले काम ज़्यादा करे और चीन से भी यही कहे कि वो भी अगर वहाँ पर लड़ाकू विमान वगैरह तैनात कर रहा है तो उससे कहा जा सकता है। हालांकि मेरा मानना यह है कि इस तरह की जितने भी रिपोर्टें आती हैं उसमें ज़्यादातर भड़काऊ रिपोर्टें होती हैं, वो तथ्यपरक नहीं होती हैं। वो हर देशों में मीडिया को सेना और सरहद की पक्की जानकारियां नहीं मिलती हैं। वो सुनी सुनाई बातों पर खबरें बनाता है और अफवाहें उड़ाता है। और चूंकि इन खबरों की बहुत खपत होती है, बहुत पढ़ना चाहते हैं लोग, इसलिए इस तरह की फर्जी खबरें बहुत आती हैं। तो इन खबरों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि दोनों देशों के बीच तनाव ना बढ़े, टकराव ना बढ़े। अभी भी चीन भी कह रहा है कि स्थिरता है, स्थिर है वहाँ पर और स्थिति कंट्रोलेबल है, यानी कंट्रोल करने के लायक है। इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि अभी चिंताजनक बातें नहीं होंगी और इस बातचीत के बाद थोड़ा सा कूल डाउन हुए हैं दोनों देश। अंतिम खबर लेते हैं आज की। कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान भी यूपी में पत्रकारों पर सरकारी कहर जारी है। बीते 2 महीनों में बहुत से पत्रकारों के उत्पीड़न की घटनाएं सामने आने के बाद अब यूपी के फतेहपुर ज़िले में इस तरह का मामला सामने आया है। ज़िले में लॉकडाउन के दौरान गरीबों के लिए चलाई जाने वाली कम्युनिटी किचन बंद होने की खबर ट्विटर पर चलाने वाले पत्रकार अजय भदौरिया व अन्य के खिलाफ ज़िला प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इतना ही नहीं,
उक्त मामले में पत्रकारों पर आपराधिक षड्यंत्र की धारा 120 में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि पत्रकार के खबर लिखने के बाद महामारी फैलने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। बीते 2 दिनों में सोशल मीडिया पर लिखी सामग्री को आपत्तिजनक मानते हुए यूपी सरकार 16 लोगों को जेल भेज चुकी है। सरकार के इस कदम से नाराज पत्रकारों ने जमकर विरोध किया और फतेहपुर जिले से गुजरने वाली गंगा व यमुना नदी में उतरकर जल सत्याग्रह किया। पूरे ज़िले में अलग अलग जगहों पर पत्रकारों ने जल सत्याग्रह करते हुए ज़िला प्रशासन के खिलाफ घंटों नारेबाजी की। पत्रकारों ने करीब 2 घंटे नदी में खड़े होकर जल सत्याग्रह किया, राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया और डीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही पत्रकारों पर दर्ज फर्जी मुकदमे भी वापस लेने की मांग की गई है। पत्रकार अजय भदौरिया का कहना है कि उन्होंने हाल ही में फतेहपुर ज़िले के विजयपुर ब्लॉक के अंतर्गत रहने वाले नेत्रहीन दंपति को लॉकडाउन के दौरान दी गई खराब खाद्यान्न सामग्री का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस घटना से ज़िला प्रशासन के अधिकारी नाराज़ थे और फिर झूठे मामले में रिपोर्ट दर्ज करा के उन्हें फंसा दिया। यूपी में कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान सरकार के खास निशाने पर सोशल मीडिया है। अब तक सोशल मीडिया पर जारी खबरों का संज्ञान लेते हुए सरकार ने 50 FIR दर्ज करवा चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में पत्रकारों का मीडिया का दमन पिछले 2.5-3 साल से ज़ोरों पर है। एक के बाद CAA और इन प्रदर्शनों के दौरान भी पत्रकारों को टारगेट किया गया, जिन्होंने भी सरकार विरोधी खबरें लिखी, योगी की आलोचना की, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर उनको टारगेट किया गया। ऐसे एक के बाद एक, और ये तो एक मुश्त कार्रवाई हुई है पत्रकारों पर। और ये पहला मौका है जब इस तरह का प्रदर्शन जल सत्याग्रह के ज़रिए प्रोटेस्ट किया है और ये बहुत बड़ी बात है। इसको दर्ज किया जाना चाहिए। देश भर के पत्रकारों को इसके साथ एकजुटता प्रदर्शित करनी चाहिए। भारतीय प्रेस काउंसिल को इसका नोटिस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का गला घोंटने की कार्रवाई है उत्तर प्रदेश सरकार की। इसको हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वो हर एक ऐसी डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ को रोकने की, कुचलने की लगातार कोशिश कर रही है। और अब जाते जाते आपको कोरोना के बारे में जो ताज़ा तरीन जानकारी है वो दे दें। कोरोना स्पेशल में भारत में 24 घंटे में 9,983 मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2.5 लाख के पार चली गई। वो पूरे दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। अनलॉक 1 शुरू हो गया है। आज से मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थल भी खुल गए हैं, लेकिन बहुत सारे एहतियात भी बताए गए हैं जो आप इन जगहों पर जाने के समय बरतेंगे। महाराष्ट्र में अब चीन से भी ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले हो गए हैं। महाराष्ट्र में कुल मामले 85,975 हैं। चीन में कुल केस 84,191 हुए हैं। और अच्छी खबर जाते जाते कि न्यूजीलैंड ने घोषणा की है कि वहाँ से पूरा कोरोना संक्रमण पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। पूरा देश खुल गया है। वहाँ लोगों ने जश्न मनाया है, खुशियाँ मनाई है। उम्मीद करना चाहिए कि बहुत जल्द हिंदुस्तान में भी ये मौका आएगा, हम सबको इस तालेबंदी, नाकेबंदी, लॉकडाउन से बाहर निकलकर जश्न मनाने का मौका मिलेगा। मित्रों, ये थी आज की बड़ी खबरों का विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप इस कार्यक्रम को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल फिर मिलेंगे सुनिए सच में। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।